और नेपाल क्रिकेट टीम के कोच की जो है सिलेक्शन हो चुकी है। जैसे कि सबको पता है कि मनोज प्रभाकर सर को यहाँ पर नेपाल क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट किया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ क्वेश्चन रिलेटेड ज़रूर हैं। आप सबकी अपनी अपनी राय रही है, सबके अपने अपने रिएक्शंस रहे होंगे कि आखिर उन्हें कि भाई ये पसंद आए या फिर नहीं आए। प्रोफाइल उनकी क्या थी, उनकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या है एज अ क्रिकेटर, एज अ कोच जो भी उनकी प्रोफाइल रही है वो हमने इससे पहले वीडियो में अपलोड किया। उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उससे जाकर अभी के अभी जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि उनकी प्रोफाइल क्या है। उसके बाद इस वीडियो को सुनेंगे तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। 4-5 चीज़ें हैं जो हमने पिक की हैं, उसी के वे में हम आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्या ओपिनियन है, क्या लगता है हमें कि मनोज सर जो है इस टीम के साथ किस तरीके का जस्टिस करते हुए नजर आएंगे, क्या नेपाल को यहाँ पर इंप्रूवमेंट मिलेगी। 4-5 क्वेश्चंस हैं। अगर हम उन क्वेश्चंस को सबसे पहले एन बताएं तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनके आंसर्स आपको इस वीडियो में देने की डेलीकेट कोशिश करें। बिल्कुल, क्वेश्चंस की अगर बात कर लें, जी हाँ, 4 से 5 सवाल हैं कहीं ना कहीं कि सिलेक्शन कैसा है। सबसे पहला सवाल क्या यही है कि सिलेक्शन किस तरीके का है, सही है या क्या है, वो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सवाल है कि क्या परफेक्ट जो वर्ड होता है, क्या ये वैसा सिलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए कि क्या परफेक्शन है इस सिलेक्शन में, ये भी इस मुद्दे पर ज़रूर आएंगे। उसके बाद चैलेंजेस क्या होंगी सर के लिए इस टीम को संभालने में, किस किस तरीके की चैलेंजेस आएंगे उनके सामने या उनको सामना करना पड़ेगा, ये भी एक सवाल ज़रूर रहेगा। वहीं पर साथ ही साथ क्या इम्प्रूवमेंट को लेकर, जी हाँ, नेपाल टीम की इम्प्रूवमेंट को लेकर क्या इम्प्रूव हो पाएंगे या क्या नहीं हो पाएंगे, किस तरीके से होगा टीम का माहौल आगे आने वाले मैचेस में, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ पॉइंट्स जो हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसी के साथ उम्मीद करेंगे कि आप सब पूरी वीडियो को पूरा सुने और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी राय जरूर रखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 है कि हाउ इज़ द सिलेक्शन। तो यहाँ पर इसकी बात अगर करने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि नॉट बैड और नॉट वेरी गुड। आप गुड सिलेक्शन में कैटेगरी क्राइटेरिया में यहाँ पर रख सकते हैं। डेफिनेटली ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है जो डेलीगेट को लगता है एक गुड सिलेक्शन है। गुड में आप यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं और ज़्यादा बेहतर भी नहीं, एक गुड सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। उस और ज़्यादा चीज़ें खोलकर वो अगले क्वेश्चन में हम रखने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो अयान है वो है कि क्या ये परफेक्ट कोच सिलेक्शन है, इसका आंसर क्या है और क्यों ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं है। नहीं, देखिए, परफेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो शायद नहीं है, शायद, जी हाँ, क्योंकि अभी परफेक्ट सिलेक्शन है ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोल देखा जाता है सबसे पहले कि आखिर रोल क्या है उन कोच का, वो क्या कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। तो बॉलिंग ऑलराउंडर ये रहे हैं, लेकिन अगर साथ साथ में कोई बैटिंग कोच है नहीं नेपाल के पास, ये भी एक मुसीबत आ जाती है। ये परफेक्ट सिलेक्शन तब हो जाता जब कोई बैटिंग कोच साथ होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो आप इसे अच्छा कह सकते हैं। लेकिन परफेक्ट ये बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, लेकिन अगर बैटिंग होते तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर है तो लगता है। बिल्कुल, तो परफेक्ट सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी तक गुड सिलेक्शन इसे कह सकते हैं, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गुड सिलेक्शन जरूर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर बैटिंग कोच टीम के साथ होते तो शायद एक परफेक्ट एक सिनेरियो बन जाता टीम के लिए, लेकिन बैटिंग कोच यहाँ पर है नहीं साथ में, तो डेफिनेटली ये परफेक्ट सिलेक्शन तो किसी भी हाल में हो नहीं सकता। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस में क्या है। बिल्कुल, तीसरा की बात करें तो चैलेंजेस को लेकर है कि किस तरीके के चैलेंज प्रभाकर सर फेस करने वाले हैं या उनके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, तो चैलेंज नंबर 1, बिल्कुल, चैलेंज नंबर 1 की बात करें तो डिस्प्यूट का मामला तो बहुत टाइम से चल रहा है, गर्मा गर्म, बहुत फरवरी से या उससे पहले थोड़ा सा जनवरी से ये माहौल चल रहा है, जो कि पवड़ू सर बोल चुके हैं, कैन के मेंबर बोल चुके हैं, अशोक मल्होत्रा सर जो IPL T20 के डायरेक्टर हैं वो भी बोल चुके हैं, सब बोल चुके हैं, पूरे सबके सामने खुला हुआ है ये। तो देखना होगा कि इस तरीके से क्या कर पाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 20 से 30% ये जो परफॉर्मेंस जो पिछले कुछ वक्त में ख़राब हुई है नेपाल टीम की, उसका बहुत बड़ा 20 से 30% रीज़न जो है वो ये डिस्प्यूट भी है। जो प्लेयर्स के बीच में जो एक अनबन चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है और वो कहीं ना कहीं टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो सबसे पहले मनोज सर के लिए चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो इस टीम में जो है एक यूनिटी लेकर आए और सारे प्लेयर्स के बीच में एक समानता हो, ताकि कहीं ना कहीं 11 के 11 मिलकर एक साथ टीम के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आए बिना किसी लड़ाई झगड़े के या फिर कोई डिस्प्यूट के। ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। उसके बाद अगला चैलेंज है एक्चुअली में स्ट्रिक्टनेस से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा अलग मुद्दा हो जाता है, जी हाँ, यहाँ पर प्रभाकर सर के साथ, क्योंकि वो थोड़ा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ
टीम के साथ रहने वाले हैं। इसका डेली क्रिकेट बहुत उम्मीद करता है, ऐसा लगता है प्रभाकर सर को, जो हम भी थोड़ा बहुत उन्हें जानते हैं, जितना हमने उन्हें मतलब उनके बारे में सुना है और देखा, चर्चा सुनी है। काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, काफ़ी वोकल है लेकर हर चीज़ को लेकर कि हाँ ये कमज़ोरी है तो उसको सामने बोल देना है, टीम के मेंबर्स के सामने किसी को या पॉइंट आउट करना है, ये उनके अंदर बहुत आदत है। तो इससे टीम पर क्या असर होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन स्ट्रिक्टनेस उसके अंदर, माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, तो एक स्ट्रिक्टनेस है जो कहीं ना कहीं उनके चैलेंजेस में आएगा कि स्ट्रिक्टनेस के साथ टीम के साथ जो तालमेल है वो किस तरह से बैठ पाते हैं, प्लेयर्स उस चीज़ को कैसे लेते हैं और कोच उन प्लेयर्स के रवैये को कैसे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कोच और प्लेयर्स के बीच में बाउंडेशन क्या होता है, अपने आप में उसको बनाए रखना भी एक चैलेंजेस होगा स्ट्रिक्टनेस को लेकर। बिल्कुल, एक छोटी सी बात, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ। 2016-17 के टाइम में अनिल कुंबले सर ज्वाइंट हुए थे इंडियन टीम से। क्या हुआ था वो हम जानते हैं, और कितनी जल्दी उन्हें रिजाइन करना पड़ा था वो भी हम जानते हैं। बिल्कुल, तो यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझने वाले हैं वो जरूर समझेंगे कि कोच ये थोड़े स्ट्रिक्टनेस तरीके के हैं और प्लेयर्स का रवैया कैसा होगा, वो कॉम्बिनेशन बन पाएगा या फिर नहीं, ये भी अपने आप में एक चैलेंज जरूर सामने खड़ा होता है। उसके बाद अगला चैलेंज बिल्कुल, और अब इन्हीं के फील्ड से एक चैलेंज इनके सामने रहेगा, वो है बॉलर्स को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब बॉलर्स को लेकर आ जाएगा, सीधे टॉपिक पर आते हैं। बॉलर्स को लेकर कैसा चैलेंज है? तीसरा पेसर नहीं है नेपाल के पास, और दूसरा स्पिनर नहीं है नेपाल के पास जो विकेट टेकर हो। और वो ओवर डाल देते हैं 6-7 ओवर, वो अलग बात है, कोई आके डाल दे रहा है, कोई कभी 10 ओवर डाल दे रहा है, किसी ने कब 10 ओवर डाले थे 8 ओवर डाल दे रहा है, लेकिन नहीं कंसिस्टेंट। करण सोमपाल के बाद कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं, है तो वो बाहर बैठे हुए हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये चीज़ें चैलेंज जो उन्हीं के फील्ड से आ रही हैं, यानी कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वो समझ सकते हैं कि कैसे इन सब में काम करना है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कहीं ना कहीं मनोज सर से ये एक्सपेक्टेड जरूर रहेगा कि वो इस चीज़ का कहीं ना कहीं तोड़ जो है वो निकालें। आप देखिए, करण सोमपाल अभी भी प्राइम बॉलर्स हैं, लेकिन थर्ड पेसर अभी भी टीम में नाकामयाब हुई है। थर्ड प्राइम पेसर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि प्लेयर्स नहीं है, लेकिन उन्हें मिलते हैं 2 ओवर या फिर मिलता है 6-6 मैच बाद मैचेस नहीं मिलते, टीम में नहीं आते, स्क्वाड में होते तो प्लेइंग इलेवन में नहीं आते, और प्लेइंग इलेवन में होते हैं तो 2-3 ओवर में उनका काम तमाम हो जाता है। हमने किशोर के साथ भी देखा, यही हाल हुआ। और वहीं पर स्पिनर की बात करें तो संदीप के अलावा प्राइम स्पिनर अभी भी टीम तलाश करने में नाकामयाब रही है। किसी को लेके आते हैं तो उन्हें थोड़ा ही मैच खिलाकर बाहर कर दिया जाता है बिना किसी रीजन के, और अगर वो प्लेइंग इलेवन में बने भी हुए तो 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर मैच उन्हें मिलता है। आप सिर्फ 3 बॉलर्स के इर्द गिर्द कब तक घूमते रहेंगे? आपको दूसरे बॉलर्स भी, अच्छे उपयोगी बॉलर्स, विकेट टेकिंग बॉलर्स भी अपने साथ जोड़ने हैं, और इसका काम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मनोज सर को करना होगा, जो कि उनका डिपार्टमेंट है, बॉलिंग ऑलराउंडर वो है। इस चीज़ का तोड़ निकालना बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे क्रूशियल मैचेस हैं जो कि थर्ड पेसर या फिर सेकंड स्पिनर के ना होने की वजह से टीम हारी है, या फिर सामने वाली टीम चढ़ के बैठी है। बहुत बार ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी गिनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला चैलेंज, बिल्कुल अगले की बात करूँ इस चैलेंज में, ये आखिरी चैलेंज है हमारा जो डेली क्रिकेट को लगता है, वो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कमिटमेंट को लेकर टीम के लिए। मनोज सर का क्या, ये तो बहुत एक चैलेंज में से एक है कि कमिटमेंट किस तरीके का होगा या नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा, अपने बयान में ज़रूर कहा है, जो उनका शॉर्ट बयान था, कि काफ़ी टैलेंट है, स्किल है, और कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट में बहुत बड़ा एक हब है। यहाँ पर क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टैलेंट है, तो मैं उन पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये एक लाइन बहुत प्राइम लाइन होती है, जब भी कोई कोच आते हैं, किसी भी टीम के लिए कोच आते हैं, नए सेलेक्ट होते हैं, तो मोस्टली यही लाइन चिपकाया जाता है सारे कोच की तरफ से। लेकिन देखना होगा कि वो कमिटमेंट में तब्दील होता है या फिर नहीं। ये एक चैलेंज जरूर होगा सर के साथ कि वो कमिटमेंट कितनी देते हैं। 100% 200% जो हम कह रहे हैं कि इस आज के दौर में अगर आप नेपाल क्रिकेट टीम को देखें, ओडीआई स्टेटस वाली वो एक टीम है, तो उनकी टीम को देखकर लगता है कि वहाँ 100% कमिटमेंट से काम नहीं चलेगा, वहाँ 200% आपको अपना देना होगा। वो कमिटमेंट अगर सर दे पाए तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है कि वो कमिटमेंट किस तरह से टीम के साथ दे पाते हैं। जो उन्होंने कहा, क्या वो उससे ग्राउंड लेवल पर भी उतारेंगे, या फिर वो एक कोच का स्टेटमेंट ही रह जाएगा, जो हर कोच का स्टेटमेंट होता है किसी एक नई टीम के अपॉइंट होने के बाद। उसके बाद अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या होता है? बिल्कुल, इंप्रूवमेंट को लेकर यहाँ आप सवाल खड़े उठते हैं। जी हाँ, ये चौथा जो टीम कितनी इंप्रूव हो पाएगी उनके अंदर। बिल्कुल सही कहा। और पहला जो इसमें आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि उन पर यकीन रखना होगा, कैन को और प्लेयर्स को भी साथ साथ में। जी हाँ, मनोज सर के ऊपर अगर यकीन रखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर ज़रूर है। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि उनके स्ट्रिक्टनेस के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है।
जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट कोचेस की कैटेगरी में आते हैं, बहुत वोकल तरह की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सायन ने शुरू में कहा कि अगर मान लीजिए 11 प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे हैं मैच हारने के बाद, अगर सारे जो 11 प्लेयर्स है प्लेइंग 11 वहाँ बैठी है, स्क्वाड वगैरह भी है, तो अगर किसी की गलती होती है तो वो सबके सामने ही वहीं पर कहीं ना कहीं शायद आपको थोड़ा वो हार्श लगे, लेकिन वहीं पर वो टोक देते हैं, फिर बोल देते हैं कि ये आपने गलत किया, वो आपने गलत किया, ये आपने कैसे कर दिया, आप एक इतने बड़े प्लेयर हो के इस तरह से करते हैं। तो ये वोकल तरह के बहुत ज्यादा है। आप ये नहीं कि किसी को साइड में ले जाकर पर्सनली बोल रहे हैं, हाँ वो ये नहीं कह रहा वो तरीका गलत है, मैं कह रहा हूँ वो इनका तरीका नहीं है, वो स्ट्रिक्टनेस ज्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत वोकल होते हैं ओपनली। तो ये कहीं ना कहीं चीजें कैन को कहीं ना कहीं समझना होगा कि जब हमने एक बार इनको टेन्योर दे दिया है तो हमें थोड़ा सा इन पे यकीन दिखाने की जरूरत है। अब तक कैन ने दिखाया है, दूसरे कोच ही कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कैन की तरफ से इस बार भी बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए कि कैन की वजह से कहीं ना कहीं कोच कोई ना निकले। वो अगर स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं तो उन्हें करने दिए, उनका टेन्योर कंप्लीट हो तो बेहतर होगा, बाकी उन्हें कंप्लीट करना है या नहीं वो तो खैर उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक चीज जरूर यहाँ पर आ जाएगी, तब आप देख सकते हैं कि शायद टीम इंप्रूवमेंट की तरफ जाए। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता भी है यार, जब हम प्लेइंग 11 देखते हैं, वनडे में T20 की प्लेइंग 11 देखते हैं, T20 में वनडे की प्लेइंग 11 देखते हैं, वनडे मैचेस को सही से यूटिलाइज नहीं करते हुए नहीं देखते, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट कोच होने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं अच्छे से सबक ले प्लेयर्स का, जब वो खराब शॉट्स में अपने विकेट्स गवा देते हैं जबकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, 25-30 बॉलें 20% मार के भी खराब खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत होगी, इसीलिए यहाँ पर जरूरी है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहूंगा कि प्लेयर्स लोगों को भी इसमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई 3-4-5 प्लेयर उठकर चले गए कैन के पास इशू इसको पॉइंट आउट करने के लिए कि हमें नहीं करना या ये नहीं करना। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, जब ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा वो आप पर वोकल हो रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता, डेली क्रिकेट को बिल्कुल नहीं लगता कि मनोज सर ऐसा होंगे। वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अगर आप वक्त बिताएंगे तो ज़रूर एक एक्सपीरियंस ज़रूर है उनके पास। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जगह जाकर उन्होंने कोचिंग दी है और कंडीशन काफ़ी प्लेयर्स को ना काफ़ी कंडीशन में वो खेले हुए हैं, तो फिर लेकिन वोकल जरूर है, इसकी गारंटी डेली क्रिकेट अभी भी दे रहा है, 10 मैच बाद भी देगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको तालमेल बिठाना है, लेकिन वो वोकलिटी अच्छे वे में होगी और क्रिकेट में होगी, तो आपको वहाँ से सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो खैर उसके बाद अगला पॉइंट इसमें कौन सा? बिल्कुल अगले पॉइंट की हम बात करें तो वो इसी से रिलेटेड था, इम्प्रूव। इससे टीम को बहुत फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। इससे आने वाले आप जो बॉडी लैंग्वेजेस है टीम का ज़रूर, और जीतने की जो कहीं ना कहीं ललक है, खेलने का रैश शॉट, इन सब में डॉट बॉल्स, इन सब में आप फ़र्क देख सकते हैं। जहाँ पर तीसरे बॉलर की ज़रूरत होगी, दूसरे स्पिनर की ज़रूरत होगी, आप सोचेंगे अरे यार पहले तो ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हमें शायद उस वक्त वहीं पर हमें तीसरा पेसर देखने को मिलेगा, दूसरा स्पिनर देखने को मिलेगा, रैश शॉट्स और डॉट बॉल्स हमें कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बैटिंग डिपार्टमेंट में किस तरह से हेल्प मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, इसका कंसर्न अभी भी ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट ये ज़रूर मानता है कि बैटिंग डिपार्टमेंट में ऑल ऑफ अ सडन कुछ इंप्रूवमेंट होना, बड़ा इंप्रूवमेंट होना, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन बड़ा इंप्रूवमेंट अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बैटिंग कोच अगर होते साथ में तो बहुत बेहतर होता, जैसे हमने कहा एक परफेक्ट सिनेरियो बन सकता था। अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन की बात करें और हमारा आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, अगर बात करें तो इशू से रिलेटेड है, इशू रिगार्डिंग जहाँ कोच से लेकर जहाँ अब 2 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, 2 पॉइंट इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही कहा, कंप्लीट कमिटमेंट पहला पॉइंट ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑल वर्ल्ड की जो लीग्स चल रही हैं और वहाँ से कहीं प्रपोजल अगर आ जाए कोच को तो क्या मन जो है वो डगमगा जाएगा या फिर वहीं रहेगा, ये सवाल ज़रूर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सर जो है नेपाल के साथ जुड़ने वाले, शायद न्यूज़ आ रही है कि कल परसों में वो यहाँ नेपाल आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे और उसके बाद स्क्वाड के साथ वो मिलेंगे और जुड़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी माइंडसेट उनका क्या है। माइंडसेट उनका ये है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल बनानी है, लेकिन क्योंकि देखिए एज अ कोच उनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी नहीं है। ये रियलिटी चेक है, जो लोग वीडियो छोड़ के चले गए हैं वो शायद इसलिए हम कहते हैं कि आप पूरा वीडियो सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एज अ कोच उनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, ये उसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रोफाइल क्या है एज अ कोच वो हमने वीडियो डाला है, आप एक बार जाकर जरूर सुनिए, इसलिए हमने कहा था कि वीडियो सुन के फिर इस वीडियो में आइए। एज अ कोच उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो चाहेंगे, उनके माइंड में ये भी हो सकता है कि वो चाहेंगे कि मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करूँ, एक किसी टीम को एक बेहतर पोजीशन पे लाकर ले जाऊँ, तो मेरी खुद की एक प्रोफाइल क्रिएट होगी। उसके बाद में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी टीम्स के लिए, बड़े बड़े क्लब्स के लिए और
ओवरसीज में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर वो अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए एज अ कोच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए अगर उतर रहे हैं तो इसके लिए नेपाल टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके इसी बहाने नेपाल टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर उनके माइंड में एक और माइंडसेट, सेकंड माइंडसेट जो है, मैंने कहा कि अगर वो है कि यार कुछ वक्त है, कुछ वक्त मैं यहाँ पर टाइम काट लेता हूँ, कुछ अर्निंग वगैरह यहाँ से हो जाएगी, तब तक मैं किसी लीग के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही उस लीग से मुझे कहीं ना कहीं ले लिया जाता है, मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। बिल्कुल सही। ये सेकंड वाली कमिटमेंट आजकल के मोस्टली कोचेस में नजर आती है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं। लेकिन जो रियल कोचेस हैं, जो बहुत हार्ड वर्किंग है, कमिटमेंट, ऐसे बहुत कोचेस हैं भी जो कहीं ना कहीं पूरी कमिटमेंट नेशनल टीम को देते हैं। तो अब सर के माइंड में कौन सी माइंडसेट है, ये एक इशू बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा। क्या वो सिर्फ कुछ टाइम बिताकर यहाँ पर इस कुछ टाइम को यूटिलाइज कर मनी अर्निंग करना चाहते हैं, ताकि वो किसी और जगह पे ऑलरेडी ने प्रपोजल दे रखा हो, इसका वो इंतजार कर रहे हो, वहां से आया यहाँ पे छोड़ दिया, या फिर सच में उनकी 100% कमिटमेंट यहाँ रहने वाली है? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इम्प्रूव मैस जो है टीम का या कुछ ऐसा उन पर हावी हो जाए मनोज सर पर कि यार ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर टीम का ऐसा है, माहौल है या ये है। लेकिन इसे कम करना कोच का काम है। बिल्कुल, उन्हीं का काम। तो कंप्लीट कमिटमेंट जिस तरीके से आपने कहा, समझाया, वो बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर माइंडसेट में क्या बातें हैं, क्या नहीं है, वो वही जानते हैं, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं। लेकिन कमिटमेंट हुआ और पूरा फोकस हुआ, खुद का प्रोफाइल बनाने को लेकर उनके मन में बात है, तो कहीं वो जाने वाले नहीं है। जितने साल का अभी काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बात हुई है कैन से, उतनी देर तक वो रहेंगे, अगर वो कमिटमेंट देना चाहते हैं और प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप अगर ओवरऑल एट द एंड कंक्लूजन की बात करें तो एक गुड कोच यहाँ पर कैन हायर किया है। जैसे हमने कहा, नॉट पुअर, नॉट बैड, और गुड से ऊपर भी बिल्कुल भी नहीं, गुड से 1 इंच भी ऊपर नहीं, और गुड से 1 इंच नीचे भी नहीं, पुअर कैटेगरी भी बिल्कुल ही, नॉट बैड भी नहीं, गुड कोच यहाँ पर हायर किए हैं। लेकिन अगर ये एक और गुड प्लस या बहुत ही वेरी परफेक्ट होते अगर यहाँ पर साथ में एक बैटिंग कोच भी हायर करता, क्योंकि वो कोच ने मेजॉरिटी ऑफ अपना क्रिकेट जो है वो एज अ बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर बिताया है अपना करियर। तो कहीं ना कहीं बैटिंग से आप उनकी हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट अपने टीम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बड़े इंप्रूवमेंट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, वो शायद बड़े इंप्रूवमेंट आपको बैटिंग डिपार्टमेंट में और नाम। बिल्कुल सही। और लास्ट में जाते थे इसमें कहूँगा कि राजस्थान और अफगानिस्तान नेशनल टीम के वो बॉलिंग कोच रहे थे और दिल्ली टीम के वो हेड कोच रहे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में चीज़ें दर्शाता ज़रूर है। और ये कंक्लूजन है। और कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट कि टेन्यूर कितना रहेगा वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और टेन्यूर अगर अच्छा रहे और वो अगर फुल कमिटमेंट के साथ टीम के साथ बने रहे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आने वाले वक्त में ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन वापस से वही कहूँगा, बैटिंग डिपार्टमेंट में मिनी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करिए, मेजर इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं जब तक बैटिंग कोच में इंक्लूडेड नहीं होते। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ टीम का माहौल और बॉडी लैंग्वेज वो शायद चेंज होता है, वो आपको बहुत जल्द नजर आए, अगर कैन भी उनके स्ट्रिक्टनेस को फुल सपोर्ट करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाकी लोग भी सुन सके और समझ सके कि बारीकी से हमने समझाने की कोशिश की है। और प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट जरूर करिए चैनल को। हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना।